हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम ग्रुप डी एग्ज़ाम जो 2018 में आपसे क्वेश्चन पूछे गए थे पेपर में, 2018 के साइंस के क्वेश्चन आपको पूरे करवाए जाएंगे। टोटल कितने साइंस के क्वेश्चन हैं? तो 4000 टोटल साइंस के क्वेश्चन हैं, जिसमें से हर वीडियो में आपको 75 सवाल या 100 सवाल मिलेंगे जो कि साइंस के होंगे। 75 या 100 प्रश्न जो कि हर वीडियो में आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे जो साइंस से संबंधित होंगे। तो चलिए चलते हैं हमारे प्रश्न की ओर। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे ज़रूर शेयर करना और अपने दोस्तों में शेयर करने के बाद इसे सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर करना और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, जिससे हमारा मनोबल बढ़ता है। तो चलिए हम साइंस के प्रश्न की ओर चलते हैं। तो हमारा जो पहला प्रश्न है 2018 में पूछे गए ये सभी प्रश्न। तो इसमें पहला प्रश्न क्या है कि निम्न में से किस वर्गीकरण के अनुसार आवर्त सारणी में तत्वों को उनकी परमाणु संख्या के बढ़ते क्रम के अनुसार व्यवस्थित किया जाता है? तो देखिए इसमें क्या पूछा है आपसे कि परमाणु संख्या के बढ़ते क्रम में। तो परमाणु संख्या के जो बढ़ते क्रम में पूछा गया है, तो वह क्या पूछा गया, आधुनिक आवर्त सारणी में बताया गया है कि जो परमाणु संख्या है उसके आधार पर आधुनिक आवर्त सारणी का निर्माण किया गया है। परंतु अगर मेंडलीव की आवर्त सारणी पूछी जाए तो मेंडलीव की जो आवर्त सारणी है इसको परमाणु भार के अनुसार किया गया था तैयार। और जो परमाणु भार के अनुसार इसको मेंडलीव ने तैयार किया था। और इसे कब तैयार किया गया था? तो 1869 में गांधी जी के जन्म के समय इसे तैयार किया गया था। तो याद रखने से कि गांधी जी का जन्म कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। इसी प्रकार मेंडलीव की आवर्त सारणी कब निर्मित हुई थी? तो इसे 1869 में प्रस्तुत किया गया था। और आधुनिक आवर्त सारणी जो कि परमाणु संख्या के आधार पर हुए, और इसे किसने प्रस्तुत किया था? तो मोसले ने इसे प्रस्तुत किया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या है? हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि खालिस्तान ना होने पर किया गया कार्य शून्य होता है। तो देखिए अगर कोई भी कार्य अगर विस्थापन ना हो तो कार्य शून्य होता है। तो कार्य बराबर आपको पता है कि क्या होता है? कार्य बराबर सूत्र होता है F/d होता है। तो देखिए यहाँ पर अगर कोई वस्तु है, जैसे कि इतनी बड़ी वस्तु ली हमने, अगर इसको धकेला जाए और इसमें जरा सी भी दूरी या विस्थापन मतलब कि कुछ भी हिल नहीं पाए तो कार्य क्या होगा? शून्य होगा। क्योंकि जब वस्तु में कोई दूरी या परिवर्तन नहीं हुआ है तो वह कार्य तो शून्य होगा। तो वही अगर विस्थापन अगर जीरो हो जाए तो कार्य क्या होगा? जीरो होगा। मतलब कि दोनों का इंटू करा जाएगा तो जीरो हो जाएगा। F/0 करा जाएगा तो जीरो हो जाएगा। तो अर्थात विस्थापन होगा, कुछ दूरी तय होगा कोई, तो जब ही कार्य होगा। तो देखिए कार्य मतलब क्या पूछा है कि विस्थापन ना होने पर किया गया कार्य शून्य होता है। अगर विस्थापन नहीं होगा तो कार्य कैसा होगा? शून्य होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न क्या है? नेक्स्ट प्रश्न पूछा है कि खालिस्तान का रासायनिक नाम कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट है। तो देखिए किसका नाम पूछा गया है? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस जो होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का नाम होता है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट होता है। इसका सूत्र क्या होता है? तो 2CaSO4 H2O होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र। और प्लास्टर ऑफ पेरिस को किसके द्वारा बनाया जाता है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस को जिप्सम के द्वारा बनाया जाता है। किसके द्वारा बनाया जाता है? जिप्सम के द्वारा बनाया जाता है। तो जिप्सम का सूत्र क्या होता है? कैल्शियम सल्फेट 2H2O होता है। कैल्शियम सल्फेट इसे कहा जाता है। ठीक है, और जो जिप्सम होता है, जिप्सम का सूत्र क्या है? कैल्शियम सल्फेट होता है। और जो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है इसका सूत्र होता है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न क्या बोला है कि आधुनिक आवर्त सारणी में कि इस खालिस्तान की स्थिति के संबंध में असंगति है, क्योंकि इसे पहले पीरियड के पहले समूह तथा 17वें समूह में रखा जा सकता है। तो देखिए जो आधुनिक आवर्त सारणी है इसमें हाइड्रोजन को पहले समूह या पहले जो आवर्त होता है, पहला आवर्त कुछ इस तरह बनता है और कुछ इस तरह आवर्त सारणी बनती है, आपने देखा होगा। तो पहला आवर्त और जो पहला आवर्त, तो हाइड्रोजन और हीलियम, यहाँ पे चाहे तो हाइड्रोजन को 17वें में रख सकते हैं, 18वें में हीलियम है। तो यही ये बताता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है एक निश्चित दिशा में बढ़ रही वस्तु की गति को वैज्ञानिक शब्दावली में किस पद के रूप में जाना जाता है? तो देखिए
समय तो होगा नहीं, आपको पता है, यह आंसर तो गलत हो जाएगा। त्वरण किसे कहते हैं? तो वेग में परिवर्तन की दर, वेग में एक समान परिवर्तन की दर या परिवर्तन की दर क्या कहलाती है? त्वरण कहलाती है। गति का यूज़ तो नहीं कर लिया गया है, तो देखिए वेग इसका राइट आंसर होगा। आपको सबको दिमाग लगा के ऑप्शन से कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की, एक निश्चित दिशा में बढ़ी रही वस्तु की गति को वैज्ञानिक शब्दावली में वेग कहा जाता है। एक निश्चित दिशा से वेग बढ़ता है, ठीक है। अब नेक्स्ट प्रश्न क्या पूछा है कि कौन सा पौधा थैलोफाइटा समूह में वर्गीकृत नहीं है? तो आपको बता दें कि थैलोफाइटा समूह में रिसिया पौधा होता है, वह वर्गीकृत नहीं होता है। थैलोफाइटा समूह से मतलब है कि थैलोफाइटा समूह में क्या क्या आता है? तो देखिए कारा आता है, उर्वा आता है, उल्वा और स्पाइरोगायरा आता है। उसके बाद चल के शैवाल भी इसी में आता है और कवक भी आता है। कवक जो होता है इसमें, कवक परपोषी होता है क्योंकि इसके पास क्लोरोफिल नहीं होता है। और शैवाल जो होता है वह स्वयंपोषी होता है, मतलब कि स्वयं भोजन बनाता है क्योंकि इसके पास क्लोरोफिल होता है जो सूर्य के प्रकाश या प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से बनाता है अपना भोजन। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। ये जो साइंस के क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यही वापस आने की संभावना अधिक से अधिक है। ग्रुप डी में आपसे यही क्वेश्चन डबल से पूछ सकते हैं, कुछ इसी तरह के क्वेश्चन वापस आ भी सकते हैं, तो इसे पढ़ लीजिए। इलेक्ट्रिक सर्किट में धारा नियंत्रक का प्रयोग प्रवाह खालिस्तान को परिवर्तित करने के लिए किया जाता है, तो प्रतिरोध को परिवर्तित करने के लिए किया जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न क्या है? तो नेक्स्ट प्रश्न है कि कौन सा स्थिति और समय का संबंध का समीकरण है? तो देखिए स्थिति अर्थात उसकी जो स्थिति है, स्थिति क्या है? एस से स्थिति दर्शाया जाता है और समय मतलब टी से। तो देखिए दो जगह टी आया हुआ है तो ये दोनों में क्या है? टी कॉमन है, तो टी निकालेंगे तो एस के बराबर होगा, तो मतलब कि एस और टी के बीच संबंध कौन बताता है? तो स्थिति और समय के बीच संबंध बताता है, गति का दूसरा समीकरण बताता है। और अगर पूछा जाए कि त्वरण और वेग के बीच संबंध कौन बताता है? त्वरण और वेग के बीच या त्वरण या वेग के बीच, तो देखिए त्वरण और वेग इनके बीच संबंध कौन बताता है? गति का पहला समीकरण। और वेग और समय के बीच भी गति का पहला समीकरण बताता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि काली मिट्टी को किस मिट्टी के रूप में भी जाना जाता है? तो काली मिट्टी को रेगड़ मिट्टी के रूप में भी जाना जाता है, रेगुड़ मिट्टी के रूप में भी जाना जाता है काली मिट्टी को, ठीक है। काली मिट्टी सबसे ज़्यादा कहाँ पाई जाती है? महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश क्षेत्र में पाई जाती है। चलिए देखते हैं, निम्न में से किसके घनत्व और क्वथनांक दोनों निम्न होता है? तो आपसे ये ऑप्शन में पूछा गया है, सिर्फ ऑप्शन ही ऑप्शन में आपको बताना है। तो देखिए घनत्व, तो सोडियम जो होता है बहुत मुलायम होता है। आप सभी को पता है कि सोडियम की परमाणु संख्या कितनी होती है? 11 होती है। और इसका जो सोडियम होता है इसे चाकू से काट सकते हैं, बाकी कॉपर, जिंक और सोने को चाकू से नहीं काट सकते हैं। ये बहुत मुलायम होता है और इसे ऑक्सीजन मिलते ही खुले में रखने पर क्या होता है? इसमें आग लग जाती है, इसलिए इसे केरोसिन के तेल में रखा जाता है, ठीक है। और इसका क्वथनांक बड़ा कम होता है क्योंकि तुरंत जल जाता है और घनत्व भी बहुत कम होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि महावीर खालिस्तान तीर्थकरों में अंतिम तीर्थकर माने जाते हैं। तो महावीर जो कि 24वें तीर्थकरों में अंतिम, मतलब 24 तीर्थकर हुए थे। जो जैन धर्म होता है, जैन धर्म के 24 तीर्थकर थे और जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक भी महावीर को माना जाता है। और जैन धर्म के जो पहले तीर्थकर थे, ये जो जैन धर्म के पहले तीर्थकर थे कौन थे? तो ऋषभदेव थे, ऋषभदेव पहले तीर्थकर थे। और उसके बाद चल के जैन धर्म के में अगर महावीर का जन्म पूछा जाए तो कब हुआ था? तो महावीर का जन्म हुआ था 540 ईसा पूर्व पहले हुआ था। और इनके बचपन का नाम पूछा जाए तो वर्धमान इनके बचपन का नाम था, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि इलेक्ट्रिक बल्ब में भरने हेतु निम्नलिखित में से किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो इलेक्ट्रिक बल्ब जो होता है इसमें आर्गन और नाइट्रोजन भरा जाता है, ये तो आपको पता होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है? किसी प्रतिरोधक के माध्यम से प्रभावित होने वाली धारा इसके खालिस्तान के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो देखिए क्या बोला है आपको, इसके अंदर किसी प्रतिरोधक धारा और किसका बात करे जा रहा है? तो इसको देखिए V बराबर से क्या होता है? IR बोले तो ओम का सूत्र होता है, ओम के नियम के अनुसार इसे दर्शाया गया है। तो देखिए क्या पूछा है? धारा किसके व्युत्क्रमानुपाती होती है? तो देखिए V बराबर से R
V/R तो I। तो देखिए व्युत्क्रमानुपाती मतलब कि उसके बटे में जाना, मतलब कि ये देखिए खुद ब खुद उल्टा हो रहा है। तो V किसके बराबर है? I। V जो I के बराबर है तो यह क्या होता है? समानुपाती होता है। परंतु ये देखिए यहाँ पर जब I बराबर से क्या लिखा गया? V/R। तो देखिए ये क्या हो गया? अगर इन दोनों में पूछा जाता तो समानुपाती होता है, परंतु ये विपरीत है तो ये व्युत्क्रमानुपाती है। तो क्या बोला है? R किसे दर्शाता है? तो R जो है प्रतिरोध को दर्शाता है। यहाँ पर इस ओम के नियम में R प्रतिरोध को दर्शाता है, और जो I होता है वह धारा को दर्शाता है, ठीक है। और जो V होता है वह वोल्ट को दर्शाता है, ठीक। तो बस आपसे यही पूछा गया था किसके व्युत्क्रमानुपाती होता है, तो यह प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि उस वस्तु का चयन करें जो निम्न समूह से संबंधित नहीं है। तो देखिए इसमें आपको सभी जो है जिनॉन, हीलियम, नियॉन, ये सभी क्या है? 18 वर्ग आवर्त मतलब कि वर्ग जो है वर्ग 18 की गैस है। तो मतलब ये सभी क्या है? गैसें है। और जिंक जो है वह एक धातु है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा है कि दर्पण का सूत्र बताइए। तो दर्पण का सूत्र देखिए 1/U प्लस 1/V बराबर से 1/F होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट आपको इसको याद करने की ट्रिक बता दूं कि अगर दर्पण का सूत्र आए तो कभी भी देखना, आप घबराना नहीं कि पहले U रखे कि V रखे। तो पहले ABCD में क्या होता है? U V ऐसा बनता है ना, तो क्या होगा? 1/F प्लस 1/U प्लस 1/V बराबर से 1/F। तो आपको पता ही होगा। तो बस यही फोकस होता है। और ये जो होता है ये देखिए यहाँ पर सीधे दिया हुआ है इसकी जो, ठीक। अब चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है निम्न में से किसमें त्रिबंध होता है। तो देखिए ये क्वेश्चन को बड़े ध्यान से देखिए, क्योंकि इसी तरह के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा मैंने देखा हूँ, पूरी PDF में देखा हूँ कि क्वेश्चन सबसे ज़्यादा इसके ही ज़्यादा पूछे गए हैं। तो क्या बताया है इसके अंदर किसमें त्रिबंध होता है। तो देखिए जो हाइड्रोकार्बन होते हैं ये कितने प्रकार के होते हैं? जो हाइड्रोकार्बन होते हैं वह 2 प्रकार के होते हैं। लिख लीजिए इसे। हाइड्रोकार्बन 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन, संतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है, और एक होता है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है, ठीक है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन में कितना होता है? एकल बंध होता है। एकल बंध होता है मतलब कि एक डंडी खिंची होती है, एकल बंध। और जो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है इसमें द्विबंध और त्रिबंध होता है, ठीक है। त्रिबंध होता है, द्विबंध और त्रिबंध होता है, ठीक, इस प्रकार का। तो देखिए आपसे पूछा है कि किसमें त्रिबंध है। तो देखो जो होता है एकल बंध, एकल बंध आपसे बोल दूं कि क्या होता है? इसमें लगा होता है एन। एकल बंध में क्या लगा होता है? एन लगा होता है। और द्विबंध जो होता है इसमें क्या लगा होता है? इन लगा होता है, इन। और तीसरा जो होता है त्रिबंध उसमें आइन लगा होता है। तो अब इन क्वेश्चन में देखिए, तो इसका उदाहरण मैं आपको पहले बताता हूँ। इसको मेथेन कहते हैं, इसको मेथिन कहते हैं, और मेथाइन इसको कहते हैं। तो इस प्रकार से इन तीनों को बनाया जा सकता है। तो देखिए किसमें आइन लगा है? तो प्रोपीन, ये क्या होता है? इन लगा है। तो इन जो है वह डबल बंध वाला है, तो यह आंसर नहीं होगा। प्रोपेनॉल ये तो अलग चीज़ हो जाती है, ये भी अलग चीज़ हो जाती है, ये सब अम्ल कहलाते हैं। और इसमें क्या है? प्रोपाइन, आइन दिखा इसमें, तो यह त्रिबंध है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है किसी वस्तु के द्रव्यमान का मापन किसका मापन कहलाता है। तो किसी वस्तु के द्रव्यमान का मापन जड़त्व का मापन कहलाता है। तो देखिए आपको इसमें बता दूं कि जो जड़त्व अगर द्रव्यमान पर निर्भर इसलिए करता है, अगर वस्तु देखिए अगर वस्तु इतनी बड़ी हुई तो इसका जड़त्व कुछ कम होगा, और अगर वस्तु इतनी बड़ी हुई तो इसका जड़त्व कितना होगा? ज़्यादा होगा। तो वहाँ क्या है? वस्तु का जो द्रव्यमान है जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा उसका जड़त्व होगा, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। CO का सापेक्ष द्रव्यमान कितना होता है। तो इसको भी हल कर लेते हैं। तो CO मतलब कि कार्बन मोनोऑक्साइड का सूत्र है। तो C किसे कहा जाता है? कार्बन को कहा जाता है, और O ऑक्सीजन को कहा जाता है। इन दोनों की अलग अलग संख्या निकालेंगे। C बोले तो क्या होता है? C का जो परमाणु संख्या होती है वो कितनी होती है? 6 होती है। और O की परमाणु संख्या कितनी होती है? तो 8 होती है, ऑक्सीजन और कार्बन। तो इसका परमाणु संख्या अगर द्रव्यमान निकालना हो किसी भी संख्या का, तो उसका क्या करना पड़ता है? जो संख्या होती है उसकी परमाणु संख्या उसका दोगुना कर दिया जाता है। तो इसका दोगुना करेंगे तो 6 दूनी 12, और प्लस ये कितना हो जाएगा? 8 दूनी 16। और आपसे उन्हें सापेक्ष द्रव्यमान मतलब दोनों का योग पूछा है, तो कितना हो जाएगा? जोड़ने पे 28 हो जाएगा। तो यही निकालना था, ठीक है। तो हमेशा परमाणु द्रव्यमान या किसी भी संख्या का द्रव्यमान निकालना हो तो उसकी परमाणु संख्या का जो होता है परमाणु संख्या उसका दोगुना कर उसे जोड़ दिया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। पानीपत का प्रथम युद्ध किसके बीच लड़ा गया था या कब हुआ था। तो पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था वो कब हुआ था। तो 1526 में हुआ था। इसमें इब्राहिम लोदी और बाबर ने भाग लिया था, जिसमें बाबर इसमें विजयी रहा था। और बाबर ने 1526 के पानीपत के प्रथम युद्ध के साथ भारत में अपने
साम्राज्य की या मुगल साम्राज्य की नींव रखी थी। चलिए ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न क्या है, लोकसभा सदस्यों के कार्यकाल की अवधि कितनी होती? तो लोकसभा के कार्यकाल की अवधि होती है 5 वर्ष होती है। और इसको लोकसभा जो है इसका जो उल्लेख मिलता है अनुच्छेद 80 में मिलता है। किस में मिलता है? अनुच्छेद 80 में मिलता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, लोकसभा का प्रधान कौन होता है? तो वह अपने प्रधानमंत्री होते हैं, लोकसभा का नेता प्रधानमंत्री होते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न क्या है, खालिस्तान के 72 कोष में 1 से 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये धातुएं होती है, देखिए धातुएं जैसे कि अब हम आपको बताते हैं। पहला आवर्त तो आपको पता है कि गैस होता है हाइड्रोजन और हीलियम जो पहले आवर्त में। दूसरे आवर्त में क्या कहा गया है कि देखिए हाइड्रोजन हीलियम लिथियम होता है। दूसरे आवर्त में 3 नंबर इसका वह होता है। तो लिथियम को तोड़ेंगे अगर तो 2 और 1 में टूटता है। इसका भाइतम कोष में पहले वाले में कितने जाएंगे? 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे। और दूसरे वाले कोष में कितने जाएंगे? तो 1 इलेक्ट्रॉन जाएगा। ऐसे ही अगर तोड़ा जाए उसके नीचे लिथियम का, तो ऐसे ही सभी भाइतम कोष में इसके 1 या 3 इलेक्ट्रॉन, 1 से लेकर 3 इलेक्ट्रॉन तक होते हैं। तो वह धातुओं में होते हैं। ठीक है, इन सभी को हम ब्लैक बोर्ड पर आपको समझाएंगे, तो हमारी वीडियो देखना, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हर क्वेश्चन जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन होगा उसे हम बोर्ड पे आपको हर डिटेल वाइज समझाएंगे। जो डेली वीडियो हमारी डल रही है तो जाके प्ले लिस्ट में देख सकते हो कि हमारी वीडियो जो न्यूमेरिकल की चल रही है वह कैसी है। ठीक है, तो और उसको हल कर लीजिए, बहुत ही सिंपल तरीके से बताया जा रहा है। तो आप पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन पुनर्जनन और मुकुलन द्वारा उत्पन्न हो सकता है? तो आपको सभी को पता है कि पुनर्जनन और मुकुलन द्वारा कौन करता है प्रजनन की, तो प्रजनन कौन करता है? मुकुलन द्वारा, तो वह हाइड्रा करता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न पूछा है कि आधुनिक आवर्त सारणी में खालिस्तान आवर्त में केवल गैसें हैं। तो सभी को पता है, अभी हमने बताया था कि आवर्त सारणी 1 में मात्र गैसें पाई जाती है। तो आपने देखे होंगे हाइड्रोजन सबसे ऊपर इधर बैठा है और सबसे ऊपर क्या बैठा है? हीलियम बैठा है। तो जो 1 और 2 संख्या का है तो क्या हो गया, जो आवर्त इस प्रकार होते हैं, इधर की ओर चलते हैं आवर्त इस प्रकार होते हैं, और जो वर्ग होते हैं वह इस प्रकार होते हैं। तो आवर्त में देखिए, इस आवर्त में कितने, 1 हाइड्रोजन और हीलियम, 2 जन बैठे हैं, तो दोनों क्या है? गैसें है। तो यही आपसे प्रश्न पूछा था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न पूछा है कि लगातार 3 आईपीएल खिताब में जीतने वाले कप्तान कौन है? आईपीएल खिताब लगातार 3 जीता है तो रोहित शर्मा मुंबई इंडियंस के जो की है, तो मुंबई इंडियंस ने लगातार 3 बार आईपीएल का खिताब जीता हुआ है। ठीक है, भारत का न्यूनतम बिंदु कौन सा है? तो भारत का जो न्यूनतम बिंदु है वह कुड्डूनाड इसमें दिया हुआ है। जबकि तमिलनाडु का जो केप कैमरून है, केप तमिलनाडु का केप केप कैमरीन जो कि तमिलनाडु का है क्षेत्र है, या भारत का न्यूनतम बिंदु है। और अगर पूछा जाए कि भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, तो वह भारत का दक्षिणतम बिंदु होता है इंदिरा पॉइंट। ठीक है, इंदिरा पॉइंट होता है दक्षिणतम बिंदु, जो कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। तो आपसे मात्र पूछा गया कि भारत का न्यूनतम बिंदु, तो भारत का जो यहाँ पे न्यूनतम बिंदु है यहाँ आपसे पूछा गया था। ठीक है, और अगर पूछा जाए कि भारत का दक्षिणतम बिंदु, तो कुछ इस तरह अंडमान निकोबार में यहाँ पर स्थित है। तो यही हमारा भारत का न्यूनतम बिंदु जो कि इंदिरा पॉइंट है। ठीक है, यही बताना था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। स्टारफिश खालिस्तान समूह से संबंधित है। तो स्टारफिश जो कि एकाइनोडर्मेटा से समूह से संबंधित है, तो इसको नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न पूछा है कि मानव नेत्र का रेटिना पर बना प्रतिबिंब होता है। तो मानव नेत्र के रेटिना पर बना प्रतिबिंब कैसा होता है? तो वास्तविक और उल्टा होता है। किस तरह का होता है? वास्तविक और उल्टा होता है। ठीक है, हमें कोई भी चीज़ वास्तविक ही दिखाई देती है और हमारे नेत्र पर रेटिना का उल्टे की ओर बनता है। ठीक है, उल्टा प्रतिबिंब बनता है। तो क्या होता है? वास्तविक और उल्टा होता है। निम्नलिखित में से कौन सा मूल तत्व क्षार धातुओं के वर्ग में से नहीं है? तो देखिए, क्षार धातु जो कि वर्ग 1 को कहा जाता है और वर्ग 2 को कहा जाता है क्षारीय मृदा धातु। तो आपको ये तो पता होगा कि लिथियम लीना ने की रब से फरियाद। ठीक है, रब से फरियाद। तो कुछ इस तरह की आपको पता होगा ट्रिक, जो वर्ग 1 को याद करने के लिए है। तो देखिए इसमें क्या क्या पूछा है। तो जब आपसे पूछा क्षार धातु, तो वर्ग 1 को क्या कहा जाता है? क्षार धातु कहा जाता है। वर्ग 1 को क्षार धातु। तो वर्ग 1 में क्या क्या है? लिथियम है, सोडियम है। तो सोडियम यहाँ 1 है। ठीक है, और आपसे क्या पूछा है? नहीं है। तो देखिए सोडियम है, उसके बाद पोटेशियम भी है। ठीक है, और रब से तो देखिए आर से रुबिडियम भी है। तो मतलब कि कैल्शियम जो है इसमें नहीं पाया जाता। कैल्शियम दूसरे वाले में पाया जाता है। दूसरे वाले में कैल्शियम की परमाणु संख्या कितनी होती है? 20 होती है, जो क्षारीय मृदा धातु है। तो इसका देख लीजिए, इसको याद कर लीजिए भली कि लीना ने की रब से फरियाद। तो लीना ने की रब से फरियाद के नाम से इसे याद कर सकते हैं। और दूसरे वाले को किस तरह कर सकते हैं अभी आगे हम बताएंगे जब क्वेश्चन आएगा। तो ठीक है,
चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न जो कि न्यूमेरिकल से संबंधित है, तो हम इन क्वेश्चन को ब्लैक बोर्ड पे आपको बता चुके हैं, तो आप जाके हमारे न्यूमेरिकल की वीडियो देख सकते हैं। और रोज डेली आपको जो क्वेश्चन आपसे करवाए जाएंगे, जो न्यूमेरिकल के क्वेश्चन इनमें आएंगे, वही न्यूमेरिकल के क्वेश्चन आपको ब्लैक बोर्ड पर डिटेल में बताए जाएंगे और इसमें भी बता दिया जाएगा। देखिए अब आपको क्या बताना है, इसमें गतिज ऊर्जा बताना। तो गतिज ऊर्जा का फार्मूला तो आपको सभी को पता होगा कि 1/2 mv² होता है। इसका फार्मूला याद कर लें क्योंकि इसके क्वेश्चन ज़्यादातर आते हैं। गतिज ऊर्जा का फार्मूला क्या होता है, 1/2 mv² होता है। तो देखिए बराबर, अब इसको आपको मान क्या दिया हुआ है, तो देखिए के 14 किलोग्राम, मतलब एम बराबर क्या होता है, मास यानी कि द्रव्यमान। तो कितना दिया हुआ, 14 दिया हुआ है। और भी वेग कितना दिया हुआ है, 5 मीटर इनवर्स दिया हुआ है। ठीक है, अब इसमें मान रख देंगे तो 1/2 इंटू एम की वैल्यू कितनी दी हुई है, 14 इंटू 5 का वर्ग। ठीक है, यही करना था आपको भी। तो काट देंगे तो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। 7 इंटू 5 तो देखिए 5×7 = 35, 35 कितना होता है, 175 होता है। तो जो अब आपको देखिए यहाँ पर दो जगह दी है, 175 और 175, परंतु ऊर्जा की इकाई क्या होती है, तो जूल होती है। तो हमें जूल में लिखना होगा, तो 175 जूल लिखना है। इतना ध्यान रखना कि इकाई भी समझ में आना चाहिए, नहीं तो ऐसे तो आंसर 2-3 मैच रहते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रश्न पूछा है, यदि किसी लवण का पीएच मान 7 है तो वह लवण कैसा होगा। तो देखिए अगर पीएच मान 7 है, पीएच मान कितना है, 7 है, तो यह दोनों पीएच मान 7 पे क्या होता है, वस्तु उदासीन होती है। क्या कैसी होती है, वस्तु उदासीन होती है। पीएच मान के जो पाठ्यांक है वो 0 से लेके 14 तक जाता है। ठीक है, और जो 7 होता है इसमें यह उदासीन होता है। 0 पे अम्ल अधिक होता है और 14 पे क्षार अधिक होता है। तो इसमें देखिए कोई भी, मतलब कि इसमें क्या दिया हुआ, कमज़ोर क्षार नहीं हो सकता है, कमज़ोर क्षार नहीं हो सकता है, कमज़ोर अम्ल नहीं हो सकता है। ठीक है, क्या हो सकता है, तो सशक्त अम्ल और सशक्त क्षार हो सकता है, क्योंकि वो उदासीन है, मतलब कि कोई भी सशक्त नहीं है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को किस रूप में जाना जाता है, तो भांगर के रूप में पुरानी जलोढ़ मिट्टी को जाना जा सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न क्या है, ऊर्जा ना तो उत्पन्न की जा सकती है और ना ही नष्ट की जा सकती है, लेकिन इसे एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। यह संरक्षण कहता है, ऊर्जा संरक्षण के नियम को दर्शाता है। ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या कहा जाता है, जैसे कि कोई भी ऊर्जा, अभी आपको हम इस पे जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनेगा वही क्वेश्चन आपको आगे दिखाएंगे। देखिएगा इस पे एक न्यूमेरिकल 2 से 3 न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपको इसी प्रश्न में मिलेंगे, इसी वीडियो में। ठीक है, क्या पूछा है कि ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता और ना ही नष्ट किया जा सकता, लेकिन एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। चलिए आगे नेक्स्ट आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन में इसे बताएंगे। नेक्स्ट प्रश्न क्या पूछा है, किसी तत्व की संयोजकता शक्ति क्या क्षमता क्या कहलाती है, तो उसकी संयोजकता कहलाती है। ठीक है, किसी तत्व की संयोजक या शक्ति क्षमता क्या कहलाती है, संयोजकता कहलाती है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, त्वरण का एसआई मात्रक क्या होता है। तो त्वरण का एसआई मात्रक होता है मीटर सेकेंड इनवर्स होता है। इसे कभी कभी इस तरह भी लिखा जाता है, जब इसको ऐसे ऊपर लिया जाता है तो यह जो घात होती है वह इनवर्स में हो जाती है, तो कुछ इस तरह हो जाती है। ठीक है, ये 2 हो जाएगा, बस यही करना था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। त्वरण आपको निकालते आता है कि नहीं, कि त्वरण किस प्रकार निकाला जाता है। तो त्वरण जो होता है v बराबर से, देखिए v बराबर से u + at होता है, उससे निकाला जाता है। तो v बराबर से v को इधर ले आएंगे, त्वरण को a से दर्शाया जाता है, तो a और बराबर से t हो जाएगा, v - u बटे में t हो जाएगा। तो त्वरण निकालने का सूत्र कुछ इस तरह बनता है, गति के समीकरण 1 से बनता है। ठीक है, तो इसे नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, ऑटोमोबाइल का ओडोमीटर किसका मापन करता है, तो वह दूरी का मापन करता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, यदि मौसम बहुत आर्द्र हो तो आपको उत्सर्जित गैस को खालिस्तान वाली शुष्क नली के माध्यम से, चलिए इसके आगे एक प्रश्न नहीं है, तो देखिए इसके आगे क्या पूछा है अभी प्रश्न में नहीं है, तो इसको अगले वीडियो में इस वाले प्रश्न को हम लाएंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। पीतल का ये घटक क्या है, तो पीतल का घटक क्या होता है, तांबा और जस्ता है। तो तांबा और जस्ता है, तो पीतल का घटक क्या, कैसे याद करें कि क्या है, तो इसको लिख लीजिए शॉर्ट फॉर्म में पिताजी। ठीक है, क्या याद कर लिए, पी से बनेगा पीतल, ता से बनेगा तांबा और जी से बनेगा जिंक। ठीक है, पिताजी नाम याद कर लेना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। पूछा है इसमें गतिज ऊर्जा, तो गतिज ऊर्जा का फार्मूला भी हमने बताया, 1/2 mv² होता है। ठीक है,
1/2 रखेंगे सीधे मान। एम की वैल्यू कितनी दी हुई है 30 किलोग्राम। हमने आपको बताया कि क्या होता है, एम द्रव्यमान होता है, वी वेग होता है, तो वी वेग की वैल्यू कितनी रखेंगे 5 का स्क्वायर। तो जब काटेंगे इसे तो कितना हो जाएगा 15, 15 इंटू 5 इंटू 5, ठीक है। इसका इंटू करेंगे 15 5 75, 75 पंजे 375 होता है। तो देखिए अब आपको सभी क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है 375 375 375, परंतु ऊर्जा की इकाई क्या होती है जूल होती है, तो जूल लगाना है, ठीक है भाई। इकाई याद रखना जरूरी है, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। अभी हमसे पूछा था कि स्थिति और वेग, स्थिति और वेग, देखिए यहाँ पर स्थिति दी हुई है एस और वेग दिए हुए हैं। तो देखिए स्थिति और वेग में कौन सा संबंध दर्शाता है, तो वह गति का तीसरा समीकरण दर्शाता है। दूसरा क्या दर्शाता है, स्थिति और समय को दर्शाता है। और पहला क्या दर्शाता है, वेग और त्वरण को या समय को, ठीक है। बस यही करना था नोट। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बहुविखंडन प्रदर्शित करता है, तो जो बहुविखंडन प्रदर्शित करता है वह क्या करता है, प्लाज्मोडियम, जो कि बहुविखंडन प्रदर्शित करता है, ठीक है। इसके टूटने की विखंडन प्रणाली बहुत तरीके से हो सकती है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अभी देखिए हमने बताया था आपको कि बॉन्ड वाले क्वेश्चन जो हाइड्रोकार्बन होते हैं, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, जो कि हाइड्रोकार्बन बताए थे, समतरफ हाइड्रोकार्बन, असमतरफ हाइड्रोकार्बन। तो देखिए इसमें आप पूछा है, आपसे पहले जो पूछा था वो ट्रिपल बॉन्ड पूछा था। तो ट्रिपल बॉन्ड, त्रिबंध में क्या होता है, त्रिबंध जो होता है कुछ इस तरह का बनता है। तो त्रिबंध जो होता है वो प्रोपाइन आइन होना चाहिए, क्या होना चाहिए, त्रिबंध के लिए आइन होना चाहिए। और जो डबल बंध होता है उसके लिए क्या होना चाहिए, इन होना चाहिए। तो ये डबल बंध के लिए इन, और जो सिंगल बंध होता है उसके लिए एन होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए इन किस में है, तो इन इसी में है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, डबल बंध हो जाएगा। अगर ट्रिपल बंध पूछता तो आइन इसमें है, और सिंगल बंध पूछता तो प्रोपेन है, तो यही सिंगल बंध होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी आयरलैंड की राजधानी, तो आयरलैंड की राजधानी क्या है, डबलिन है, ठीक है। आयरलैंड की राजधानी डबलिन है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नागपुर किस लिए प्रसिद्ध है, तो नागपुर जो कि संतरे के लिए प्रसिद्ध है। याद कर लेना इसे कि नागपुर संतरे के लिए प्रसिद्ध है। सबसे ज़्यादा केसर कहाँ होती है, तो जम्मू कश्मीर में होती है। सबसे ज़्यादा जूट कहाँ होता है, तो पश्चिम बंगाल में होता है। और सबसे ज़्यादा सेब कहाँ होते हैं, तो हिमाचल प्रदेश में होते हैं, ठीक है। इसे भी नोट कर लेना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि आयनिक यौगिक के गलनांक और क्वथनांक होते हैं। तो जो आयनिक यौगिक होता है तो उसके जो क्वथनांक और गलनांक कैसा होता है, क्वथनांक और गलनांक उच्च होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। तो जो हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा का स्रोत नहीं है, तो देखिए हमें जो ऊर्जा होती है वह ज्वार भाटा से भी प्राप्त होती है, परमाणु नाभिक से भी प्राप्त होती है, और पृथ्वी का आंतरिक भाग है उससे भी हमें ऊर्जा प्राप्त होती है, परंतु सिंचित भूमि से हमें ऊर्जा नहीं प्राप्त होती है, ठीक है। अब नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि विद्युत परिपथ में खालिस्तान की गति से विद्युत धारा बनती है। तो अगर आपने देखा होगा कोई भी तार हो उसमें जब इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होता है, इलेक्ट्रॉन मतलब कि इलेक्ट्रॉन पे क्या होता है, माइनस चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पे माइनस चार्ज होता है। तो इसको नोट कर लेना है कि इलेक्ट्रॉन पर माइनस चार्ज होता है, और यह हमेशा नाभिक के बाहर की ओर इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं जिससे कि विद्युत बनती है। विद्युत परिपथ में जब इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होगा जब ही हमें विद्युत धारा बनती है। तो इसको नोट कर लेना, किसकी गति के कारण विद्युत धारा बनती है, तो इलेक्ट्रॉन की गति के कारण बनती है। इस पे हमेशा ऋण चार्ज होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा वेवगत के सिद्धांत से जुड़ा हुआ है। तो देखिए लॉर्ड डलहौजी ने वेवगत का सिद्धांत चालू किया था, इसे हिंदी में कहते हैं हड़प नीति, ठीक है। इसे हिंदी में क्या कहा जाता है, हड़प नीति। किसने चालू किया था, तो लॉर्ड डलहौजी ने किया था। और इसी के काल में 16 अप्रैल 1853 को पहली ट्रेन चलाई गई थी। कहाँ से कहाँ तक चलाई गई थी, मुंबई से ठाणे के बीच में लॉर्ड डलहौजी ने पहली ट्रेन चलाई थी जिसका नाम था ब्लैक ब्यूटी। पहली ट्रेन का नाम क्या था, ब्लैक ब्यूटी था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। अमोनिया में N2 और H2 के द्रव्यमान हमेशा अनुपात में होते हैं। तो ये सभी क्वेश्चन हम जो न्यूमेरिकल वाले हैं वह अलग से वीडियो में आपको डेली एक वीडियो न्यूमेरिकल के नाम से बनाई जाएगी, जो आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछे गए उन्हीं पे बनाई जाएगी, ठीक है। तो वह वीडियो भी देखें, और ये जो साइंस के चल रहे हैं इन्हें भी ज़रूर देखें। अगर ग्रुप डी में सफलता लेना है तो इन्हें ज़रूर पढ़ना होगा आपको। तो देखिए क्या है कि अमोनिया में N2 और H2 के द्रव्यमान, अमोनिया का सूत्र आप सभी को पता होगा क्या होता है, NH3 होता है। अमोनिया का सूत्र क्या होता है, NH3 होता है। तो इसमें देखिए आपसे पूछा है N2 और H2 का अनुपात पूछा है। तो N क्या है, नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन की कितने होते हैं, नाइट्रोजन का जो होता है परमाणु क्रमांक 7 होता है। तो देखिए
क्या होता है आपको जो होता है नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7 होता है, हाइड्रोजन का कितना होता है 1 होता है। पहले आप इस सूत्र में देखिए, तो इस सूत्र में अभी हल करेंगे, फिर उसके बाद हम इन पे मान रखेंगे। तो इससे हमने बताया कि जो परमाणु संख्या होती है उसका अगर 2 गुना कर दिया जाएगा तो परमाणु भार प्राप्त होगा। तो 7 का 2 गुना करेंगे तो कितना होगा, 14 होगा। परंतु हाइड्रोजन जो होता है, हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान और परमाणु क्रमांक हमेशा बराबर होता है, इसे नोट कर लेना। इसका कोई दोगुना नहीं किया जाता, बाकी सभी परमाणु क्रमांक का दोगुना कर दिया जाता है। आवर्त सारणी के जितने भी तत्व सबका दोगुना कर दिया जाता है, परंतु हाइड्रोजन का द्रव्यमान नहीं दोगुना किया जाता है, इसका एक ही रहता है। तो इसका अनुपात क्या हो जाएगा, पहले तो इस सूत्र से 14:1 हो जाएगा। अब हमें N2 करना है, N2 और H2 करना है। तो देखिए N को जो 2 लगा इसका गुणा कर देंगे, तो 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा अनुपात। अब इसका भी हम 2 से गुणा करेंगे तो 2 एकम 2 हो जाएगा। अब इसको काट देंगे तो कितना हो जाएगा, 14 और 1 हो जाएगा। तो आपको बता दूं कि यहाँ पे भी 3 जो लटका था, हमने इसका 3 का इंटू नहीं करा है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3 एकम 3, और यहाँ पे भी 3 एकम 3 हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ पे जब इससे करेंगे और इसका इंटू करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो 14 और 6 को जब काटेंगे तो ये 3 बार कटेगा, तो 14 और 3 हो जाएगा। ठीक है, तो डबल से रख के बता देते हैं। ये देखिए NH3 में मान रखेंगे तो क्या होगा, N का कितना होता है, 7 होता है, और जो एच होता है, एच की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, परंतु ये 3 है, इससे इंटू करेंगे तो कितना हो जाएगा, इसका अनुपात 7 और 3 हो जाएगा। अब इसका दोगुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 7 दूनी 14 हो जाएगा, परंतु इसका दोगुना नहीं किया जाता, हाइड्रोजन का वही रहता है, तो हाइड्रोजन का 3 हो जाएगा। N2 और H2 करेंगे तो क्या हो जाएगा, N2 का क्या हो जाएगा, 14 दूनी 28 हो जाएगा, 2 का गुणा करेंगे 6 दून 3 दूआ 6 हो जाएगा। ठीक है, 6 जब काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 14 और 3 के अनुपात में हो जाएगा। ठीक है, इन सभी को हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन में आपको सॉल्व करवा देंगे। अत्यधिक अम्लीय मिश्रण का पीएच मान होता है, तो अत्यधिक अम्लीय मिश्रण आपको बताए थे अभी हमने कि 0 से 14 तक चलता है, जिसमें 7 उदासीन होता है। ठीक है, तो 0 जो है सबसे ज़्यादा अम्लीय होता है और 14 जो होता है सबसे ज़्यादा क्षारीय होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 0 होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। यदि एक लवण का पीएच मान 12 हो तो यह लवण होता है। तो देखिए जो पीएच मान अगर 12, तो ये किस तरफ जा रहा है, ये जा रहा है 0 से आपको 14 देखना है, और यहाँ पर 7 है। इस तरफ बढ़ने पे क्या होता है, क्षारीय होता है, और इस तरफ बढ़ने पे अम्लीय होता है। ठीक है, तो अब इसमें क्या पूछा है, यदि एक लवण का पीएच मान 12 हो, तो 12 कहाँ होगा, समथिंग यहाँ होगा। तो 12 का देखिए किस तरफ और जा रहा है, तो 12 जो है वो क्या है, अम्ल मतलब क्षार प्रबल होना चाहिए। तो क्षार किसमें प्रबल है, इसमें इसी चीज़ में, और इसमें देखिए प्रबल अम्ल भी दिया हुआ, प्रबल क्षार भी दिया हुआ, जबकि क्षार तो अम्ल थोड़ी प्रबल है, अम्ल हमेशा दुर्बल है, मतलब कमज़ोर है। तो यही बताना था, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तीसरा होगा। देखिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, किस वर्ग के जानवरों की त्वचा शुष्क और ग्रंथिविहीन होती है। तो जो सरीसृप वर्ग होता है इसकी त्वचा जो होती है वह ग्रंथिविहीन और शुष्क होती है। ठीक है, इसे नोट कर लेना, ऐसे 2 या 3 क्वेश्चन अभी आगे आपको देखने को मिल जाएंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न पूछा है, विद्युत परिपथ में से 10 मिनट में प्रभावित होने वाले विद्युत आवेश की मात्रा 300 कूलाम है। इलेक्ट्रिक बल्ब के फिलामेंट द्वारा उपयोग की गई विद्युत धारा ज्ञात कीजिए। तो आपको एक इसमें सूत्र होता है, इसे याद करना होगा, कूलाम बटे समय इजिकल टू बराबर क्या होता है, एम्पियर होता है। इस सूत्र को आप नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस पे क्वेश्चन बने हुए हैं, कार के भी कुछ इससे संबंधित क्वेश्चन बने हुए हैं और एम्पियर के भी, तो इसको याद कर लीजिए। ठीक है, अब हम इस पर हल करके दिखाते हैं, इस सूत्र को नोट कर लीजिए। देखिए अब इसका हम सॉल्यूशन करते हैं। तो आवेश की मात्रा कितनी दी है, सूत्र में मान रखेंगे तो C/T बराबर से एम्पियर, इसका सूत्र होता है शॉर्ट फॉर्म में। अब इसमें हम क्या रखेंगे, और हमेशा टाइम किस में लिया जाता है, आपको पता है न्यूमेरिकल में हमेशा टाइम सेकेंड में लिया जाता है, गणित का क्वेश्चन कुछ भी हो हमेशा टाइम सेकेंड में लिया जाता है। तो ना टाइम लिखेंगे हम 10 मिनट, तो 10 मिनट को जब सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो 60 का इंटू करना पड़ेगा। अब यही आपको हल करना है। देखिए 1 शून्य से 1 शून्य गई, 1 शून्य से 1 शून्य गई, जब 3/6 लिखा आएगा तो कितना हो जाएगा, 1/2 अर्थात कि 0.5, और एम्पियर इसकी वैल्यू वो होता है मात्रक। तो बस यही पूछा था आपसे नॉर्मल। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। एक कार का बहिर्गत भाग से गिरती है और 0.9 सेकेंड में भूमि पर गिरती है, तो भूमि पर टकराने के दौरान इसकी चाल क्या होगी। देखिए अब ये क्वेश्चन आप ध्यान से पढ़ें, क्योंकि इसमें देखिए क्या बताया है, बहिर्गत मतलब कि कुछ ऊंचे पहाड़ से गिरती है। अगर कोई कार यहाँ से गिरती है
गिरे और धकेलने में दो चीज़ होता है। धकेलने में आपको यू की वैल्यू कुछ दिया होगा, प्रारंभिक चाल, मतलब किसी भी चीज़ को जब जोर से फेंकेंगे कुछ इस तरह तो उसकी प्रारंभिक चाल दी रहेगी। परंतु कोई भी वस्तु अगर इस तरह पहाड़ से गिरती है तो उसकी जो प्रारंभिक चाल क्या होगी, जीरो होगी, क्योंकि धीरे धीरे ढुलक ढुलक के आएगी, फिर उसकी चाल बढ़ते जाएगी। तो यही पूछा है कि भूमि से टकराने पर उसकी औसत मतलब कि दौरान उसकी चाल क्या होगी। तो आपको पहला सूत्र याद रखना है कि v बराबर से u प्लस एटी होता है। ठीक है, v बराबर से u प्लस एटी में मान रखेंगे तो v मतलब अंतिम चाल जो होती है और प्रारंभिक चाल जो होती है, तो प्रारंभिक चाल का मान हमें जीरो दिया हुआ है, प्लस ए का वैल्यू कितना दिया हुआ है, ए मतलब ऊपर से आने पर त्वरण कैसा है तो 10 इंटू, और जो समय कितना लग रहा है 0.9 लग रहा है, तो इसका इंटू करेंगे तो जीरो की वैल्यू तो जीरो हट जाएगी, तो बी बराबर कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। जब इंटू करेंगे तो मीटर सेकेंड इनवर्स होता है। ठीक है चाल। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अब यहाँ पर भी देखिए आपको ये जो दिया हुआ है, यह त्वरण की वो लगी है, त्वरण की, ठीक है, वो ये चाल है। चाल और गति का हमेशा ये इकाई होती है और त्वरण की इकाई ये होती है, और दोनों आंसर जो है नो है, पर आप गलत लगा सकते हैं इसलिए बता दे रहे हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि बोत्सवाना की मुद्रा क्या है। तो बोत्सवाना की जो मुद्रा वह पूला होती है। ठीक है, इसे नोट कर लेना। बोत्सवाना एक ब्राज़ील की राजधानी बोत्सवाना, ब्राज़ील का मतलब अफ्रीका का एक देश है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए। नेक्स्ट प्रश्न है कि आधुनिक आवर्त सारणी में खालिस्तान आवर्त में धातुओं को शामिल नहीं किया गया है। तो अभी हमने बताया था धातु किस में नहीं है, आवर्त आपको पता है कि इस तरह चलते हैं, आवर्त जो है इस तरह चलते हैं। तो देखिए जो पहला वाला आवर्त है यहाँ पे हाइड्रोजन है और हीलियम है, तो इसमें देखिए हाइड्रोजन और हीलियम क्या है, गैस है। तो वही पूछा आपसे कि धातुओं को शामिल नहीं किया गया। बाकी सभी जितने भी इधर इधर से आवर्त गए हैं उन सभी आवर्त में धातु है, परंतु पहले हाइड्रोजन और हीलियम है, इसलिए इसमें आवर्त नहीं है, गैस है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। तरंग लंबाई आमतौर पर ग्रीक लेटर में दर्शाया जाता है। तो तरंग लंबाई जो कि तरंग को किस में दर्शाया जाता है, लेमडा कुछ इस तरह बनता है, इसी में दर्शाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। एग्जाम वॉरियर्स के लेखक कौन है। तो नरेंद्र मोदी है। एग्जाम वॉरियर्स पुस्तक किसकी, नरेंद्र मोदी की है। ठीक है, इसे नोट कर लेना। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि अगस्त मेरिस्टेम खालिस्तान के शीर्ष पर पाया जाता है। तो देखिए अगस्त मेरिस्टेम जिसे कहते हैं एपिकल मेरिस्टेम कहते हैं। तो कोई भी वृक्ष है जो इस तरह का वृक्ष रहता है, जड़ उसकी इस तरफ कुछ फैली रहती है और जो तना है हमेशा किस तरफ, ऊपर की ओर। एग्रस्त मेरिस्टेम का मतलब क्या होता है कि अगर इसके जो शीर्ष होते हैं, इसके ये जड़ के जो शीर्ष हैं, जड़ के शीर्ष क्या होता है नीचे की ओर बढ़ते हैं, और जो तना होता है वह हमेशा ऊपर की ओर बढ़ता है। मतलब कि कहाँ पाया जाता है, जड़ और तने में पाया जाता है, जो हमेशा ऊपर की ओर वृद्धि करता है और जो हमेशा नीचे की ओर वृद्धि करता है। तो इसे याद कर लें कि अग्रस्त मेरिस्टेम तना और जड़ के शीर्ष पर पाया जाता है, इसी के कारण वृद्धि होती है, वृक्ष की वृद्धि इसी के कारण होती है, इतना नोट कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, गौतम बुद्ध ने अपने उपदेशों में जन साधारण की भाषा का प्रयोग किया था। तो गौतम बुद्ध ने अपने भी जितने उपदेश थे उसमें सभी में प्राकृत भाषा का उपयोग किया था। और जो गौतम बुद्ध थे इन्होंने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था, और सबसे ज़्यादा उपदेश कहाँ दिया था, तो श्रावस्ती कौशाम्बी में दिया था। ठीक है, और इनका जन्म भी आपको याद रखना पड़ेगा कि 563 ईसा पूर्व पहले हुआ था और 483 ईसा पूर्व में इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न ने आपसे पूछा है कि अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष कैसा दिखाई देता है। तो अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष काला दिखाई देता है, क्योंकि अंतरिक्ष में वायुमंडल नहीं होता है। वायुमंडल होता तो धूल के कण और गैसें होती, धूल के कण और गैसें होती तो क्या होता है कि धूल के कण और गैस होती तो अपवर्तन होता, और अपवर्तन के कारण हमें हमेशा परावर्तन अपवर्तन के कारण कोई भी रंगीन वस्तु दिखाई देती है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या पूछा है कि 11 किलोग्राम की एक वस्तु जब भूमि से 5 मीटर की ऊंचाई पर हो तो अब इसमें निहित ऊर्जा ज्ञात करें। इसमें जी का मान 9.8 दिया हुआ है। तो देखिए जब ऊपर की बात करी जाती है, हमने न्यूमेरिकल क्वेश्चन की जो वीडियो बनाई उन्हें देखकर आप इन क्वेश्चन को सॉल्व करें तो बहुत जल्दी बनेंगे। जो ब्लैक बोर्ड पे डली हमारे चैनल पे जाइए और क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, और इन क्वेश्चन को एक भी क्वेश्चन ना छोड़े। जितने अच्छे से पढ़ेंगे सिलेक्शन जो लेगा जो पढ़ेगा, सो आपको सिलेक्शन लेना है तो आपको वीडियो को एक एक क्वेश्चन देखना होगा, तो हर क्वेश्चन डिटेल में मिले हैं। ठीक है, तो जो होता है भूमि से ऊपर या नीचे जाएंगे, भूमि से ऊपर या नीचे जाने पे किसका प्रयोग करते हैं, तो स्थितिज ऊर्जा, क्योंकि इसमें क्या है हाइट का प्रयोग किया गया है। तो mgh में इसका मान रखेंगे, स्थितिज ऊर्जा बराबर से क्या होता है mgh होता है। तो m की वैल्यू कितनी दी हुई है, तो m की वैल्यू हमें दी हुई है 11 किलोग्राम।
11 इंटू जी की वैल्यू कितनी दी हुई है 9.8 और हाइट की वैल्यू कितनी दी हुई है 5 मीटर। ठीक है, अब इनका इंटू करेंगे तो कितना हो जाएगा 9 और 8 9.8 मतलब इंटू 5 कितना हो जाएगा 49 इंटू 11 का इंटू करेंगे तो कितना हो जाएगा 539 हो जाएगा। इसे नोट कर लेना। और ऊर्जा हमेशा काय में प्रयोग की जाती है जूल में, तो पहला आंसर इसका सही होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि जो अनुमस्तिष्क के बारे में, तो अनुमस्तिष्क जो होता है इसको ध्यान से पढ़ना कि अनुमस्तिष्क इसमें दो भाग होते हैं जिन्हें प्रमस्तिष्क गोलार्ध कहा जाता है, तो यह बिल्कुल गलत है। और ये देखिए यह मस्तिष्क के पिछले क्षेत्र में स्थित होता है, तो सही है। यह पश्चिम मस्तिष्क का एक भाग है, सही है। यह मस्तिष्क का काफ़ी छोटा भाग है जो कि 12% है, तो यह भी सही है। तो देखिए इसमें दो भाग ना होकर कितने भाग होते हैं, 3 भाग होते हैं। 3 भाग होते हैं जिसमें से 2 भाग जो होते हैं वह अनुमस्तिष्की होते हैं, अग्र अनुमस्तिष्की होते हैं, और एक भाग जो होता है केंद्रीय बर्मिक्स होता है। ठीक है, इसमें 3 भाग होते हैं, इतना ध्यान रखना। तो यह गलत है, इसका नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। खालिस्तान द्वारा मिट्टी की उर्वरता में केंचुओं की भूमिका का अध्ययन किया गया, तो किसके द्वारा? चार्ल्स डार्विन ने विकास के सिद्धांत में यहाँ बताया था। ठीक है, इसे नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। ये क्वेश्चन है, रिपीट हो गया है क्वेश्चन। भारत के 14वें राष्ट्रपति जो कि शपथ लेने से पहले रामनाथ कोविंद कहाँ से पदभार संभालते थे? तो देखिए बिहार के ये राज्यपाल थे, फिर इन्होंने राष्ट्रपति का चुनाव लगा था। इनके विरुद्ध में किसने लड़ा था यह भी पूछा जाता है, तो मीरा कुमार ने लड़ा था। ठीक है, इनके विरुद्ध में चुनाव राष्ट्रपति का किसने लड़ा था? मीरा कुमार ने लड़ा था, और जो कि रामनाथ कोविंद विजय हुए थे, जो बिहार के राज्यपाल थे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि आधुनिक आवर्त सारणी के वर्ग 1 के तत्व को क्या कहा जाता है? तो आधुनिक आवर्त सारणी के वर्ग 1 के तत्वों को क्षारीय धातुएं कहा जाता है, और दूसरे तत्व को क्षारीय मृदा धातुएं कहा जाता है। ठीक है, और 17 वर्ग के क्या कहा जाता है? हेलोजन कहा जाता है, और 18 वर्ग के तत्व को आदर्श गैस कहा जाता है। इन सभी को नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। भारत के कृषि के संदर्भ में एमएसपी का पूर्ण रूप क्या होता है? तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस। कृषि को हमेशा मिनिमम सपोर्ट प्राइस में हर चीज़ किसान को प्राप्त हो, इसलिए इसका उपयोग किया जाता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि वर्ग सरीसृप में, अभी हमसे यही क्वेश्चन पीछे भी पूछा गया था, ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं। कुछ उस टाइम पूछने का क्वेश्चन का तरीका अलग था, ये क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग है कि सल्क के साथ शुष्क और ग्रंथि विहीन त्वचा होती है। क्या होती है? सल्क के साथ शुष्क और ग्रंथि विहीन त्वचा होती है। इसको नोट कर लेना है, इसको नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसमें उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो रियर व्यू दर्पण में उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि हम डेली इसी बेसिस पे वीडियो बनाएंगे, और आपको जो 2018 में न्यूमेरिकल के क्वेश्चन है वो भी हम डेली प्रोवाइड कराएंगे, और जो साइंस के अपने लॉजिकल यानी कि नॉर्मल क्वेश्चन है वो उनको हम सभी इस वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड कराएंगे। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर शेयर करें। जितना ज़्यादा आप शेयर करेंगे हमारे मनोबल बनेंगे, और जितने ज़्यादा व्यू आएगा और लाइक आप जितना करेंगे उतना हमें हमारा मनोबल बढ़ेगा, जिससे हम कि आपको इस तरह के वीडियो प्रोवाइड कराने के लिए और उजागर रहेंगे। तो दोस्तों जल्दी से हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो जय हिंद दोस्तों।